हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, क्या उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कहाँ काम आ रही है श्रोडिंगर इक्वेशन, किसने डिराइव करी, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल रहे थे, 1D में निकाली थी, 3D में निकाल ली थी। उसके बाद वो हमने निकाली थी एक फ्री पार्टिकल के लिए। फ्री पार्टिकल का मतलब उस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स को इंक्लूड अगर हम कर दें, अगर हम लोग फोर्स को इंक्लूड कर दें तो क्या होगा। तो इसका मतलब उस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम लोग अब टॉपिक डालेंगे इंक्लूजन ऑफ फोर्स। किसमें? श्रोडिंगर इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे फोर्स को, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को। इंक्लूजन ऑफ फोर्स, इसमें लिखेंगे इफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इफ एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क ऑन द पार्टिकल वर्क ऑन द पार्टिकल, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस किसी पार्टिकल पर वर्क करते हैं, देन टोटल एनर्जी विल बी, टोटल एनर्जी विल बी, टोटल एनर्जी क्या होगी? सम होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। विल बी सम ऑफ kinetic energy and potential energy and potential energy। potential energy बोलते हैं if potential energy is V वेक्टर R T, यानी कि potential energy को V से डिनोट करेंगे and it is a function of वेक्टर R and T, then E is equals to kinetic energy plus potential energy. E is equals to kinetic energy was P square by 2m and potential energy was V vector R T। यही थी। अगर इन दोनों जगह पर मैं इंसर्ट करा दूं एक वेव फंक्शन साई वेक्टर आर टी, तो क्या होगा? ई साई वेक्टर आर टी इक्वल्स टू, यहां पे क्या आएगा? पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी वेक्टर आर टी, इसके साथ इंसर्ट हो जाएगा ये इक्वेशन 1। नोट करो इसको, फिर आगे लिखते हैं इससे। या फिर एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 मत लिखो, या फिर लिख लो, चलो कोई नहीं, छोड़ो। अब इसमें ऑपरेटर्स यूज करेंगे, यूजिंग ऑपरेटर्स। एनर्जी का ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, टी यानी मोमेंटम 3 डायमेंशंस में, उसका होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, होता है ना। और हमने एक चीज देखी थी कि जो डेल होता है वो होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और जब हम लोगों को डेल स्क्वायर कर देते हैं तो ये डॉट, ये तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डेल 2 बाई डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 बाई डेल वाई 2
प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। अब अपन लोग क्या करेंगे, यूजिंग ऑपरेटर्स। मैं ऊपर का रब कर देती हूँ इसको, है ना। यूजिंग ऑपरेटर्स यहां पे लिख भी देना। इन इक्वेशन 1 ई की जगह आएगा आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी और साई वेक्टर आर टी इक्वल्स टू पी की जगह पे ऑपरेटर यूज में लेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 2m प्लस v वेक्टर आर टी साई वेक्टर आर टी। ये क्या है, ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन है, लेकिन कब? पहली बात तो 3 डायमेंशंस में, दूसरी बात इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। दैट मीन्स ये फोर्स की प्रेजेंस में 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो लिखेंगे दिस इज 3D टाइम डिपेंडेंट, और टाइम पर डिपेंड कर रही है। देखिए टाइम का डेरिवेटिव है यहां पे, तो क्या लिखेंगे, दिस इज 3D यानी 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर equation of a particle of mass m moving in external forces या मूविंग अंडर लिखना, मूविंग अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये हुआ फोर्स, और ये इक्वेशंस थी टाइम डिपेंडेंट। अब हम लोग लिखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। यहां तक नोट करो आप पहले। टाइम इंडिपेंडेंट अब हम लोग शुरू करेंगे। दोनों तरह की इक्वेशंस ही हमारे काम आती हैं, टाइम डिपेंडेंट भी और टाइम इंडिपेंडेंट भी। टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हमें अब क्या करना है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालनी है। तो अब अपन पहले इसमें लिखते हैं, इफ अ पार्टिकल मूव्स if a particle
moves in such a field that potential energy is independent of time. Potential energy is independent of time. बताऊंगी अभी पूरा क्या लिख रहे हैं. Then wave function can be represented as following. अब देखिए क्या लिखा है. इन्होंने बोला कि हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन निकालनी है. इसका मतलब हम चाहते हैं कि जो श्रोडिंजर इक्वेशन है उसमें टाइम का कोई भी फंक्शन ना हो. तो वो कैसे होगा? इसके स्टार्टिंग के लिए इन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे फील्ड में मूव करता है, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इफेक्टेड बाय फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू फोर्स. यानी कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम किसी ना किसी पर्टिकुलर फोर्स की या पर्टिकुलर फील्ड की बात करेंगे. इन सच अ फील्ड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पोजीशन का फैक्टर हो. जैसे हम लोग जो सेंट्रल फोर्सेस पढ़ते थे ना मैकेनिक्स में, सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं वो सिर्फ पोजीशन का फंक्शन होते हैं. ऐसे ही ऐसा हम लोग फील्ड ले कि पोटेंशियल एनर्जी टाइम पर डिपेंड ना करे. तो इस सिचुएशन में जो वेव फंक्शन था उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, साई इज अ फंक्शन ऑफ वेक्टर आर एंड टी, क्योंकि वेव फंक्शन तो दोनों का ही फंक्शन रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं करेगी. इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. और मैंने एक चीज बताई थी, या मुझे याद, मतलब ऐसे याद नहीं कि बताई थी कि नहीं बताई थी, कि जो एनर्जी होती है ना वो तो होती है एडिटिव क्वांटिटी. यानी अगर मुझे दो पार्टिकल हैं ए और बी, इनकी एनर्जीज दी हुई हैं ई ए और ई बी, तो टोटल एनर्जी ई ए प्लस ई बी होगी. लेकिन वेव फंक्शन जो होता है वो एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी या प्रोडक्टिव क्वांटिटी होती है. यानी अगर मुझे ए और बी का रिजल्टेंट वेव फंक्शन चाहिए तो वो दोनों के वेव फंक्शंस का मल्टीप्लाई करके निकलेगा. अब यहाँ पे देखेंगे साई वेक्टर आर टी, इसको दो अलग अलग फंक्शंस में अपन डिवाइड करेंगे. साई इज अ फंक्शन ऑफ वेक्टर आर एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, ताकि हम लोग सेपरेटली इक्वेशंस को निकाल सके. किसके लिए? टाइम के लिए अलग और पोजीशन यानी आर के लिए अलग. तो ये इन्होंने माना है. आगे लिखेंगे, देन बाय टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन. अब शुरू तो वहीं से ही करेंगे. देन बाय टाइम डिपेंडेंट, अब श्रोडिंजर में बार बार नहीं लिखूंगी, श्रोडिंजर इक्वेशन. हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? टाइम डिपेंडेंट वाली जो श्रोडिंजर इक्वेशन थी उससे करेंगे. और यहाँ साइड में ये चीज भी लिख लेना कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी V, जो कि फंक्शन था वेक्टर आर और टी का, हेयर इट इज ओनली फंक्शन ऑफ वेक्टर आर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम t. नोट करो इतना, फिर आगे लिखते हैं. पॉज करके लिख लिया होगा आपने.
हाँ जी, अब देखिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या थी? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v वेक्टर आर टी था, पर यहाँ पे v वेक्टर आर रहेगा। और इस पर क्या इंसर्ट कराया हुआ था, क्या था यहाँ पे? वेव फंक्शन। यहाँ पर क्या था? आयोटा एच क्रॉस डेल साई वेक्टर ई आर टी बाय डेल टी, यही था। इक्वेशन 1 दी हुई थी क्या हमने? हाँ, यूजिंग इक्वेशन 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 का यूज कर देंगे। तब क्या होगा देखिए, यहां पर आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v वेक्टर r, यहां पे इसकी जगह लिखेंगे साई वेक्टर r और फाई t। यहां पे आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, यहां पर साई वेक्टर r फाई t। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, यहां पे ये जो डेल स्क्वायर है ये टाइम डेरिवेटिव नहीं होता, पोजीशन डेरिवेटिव होता है, यानी कि एक्स वाई जेड यानी आर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव किसका होगा? इसका। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या रख देते हैं? बाहर। जैसे कि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करती हूँ या एक्स वाई करती हूँ, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करती हूँ, तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो y कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स बाई डेल एक्स। वही यहाँ पे होगा जो फाई टी है, यहाँ पर टाइम का कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो फाई टी को तो हम लोग क्या कर देंगे? आगे लिख देते हैं थोड़ा सा अलग करके। बाकी इसके साथ क्या करते हैं? प्लस, इसके साथ तो वैसे दोनों भी लगा सकते थे क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, पर इसने एक जैसा रूप बनाने के लिए इसका ऐसे कर दिया। ये टाइम डेरिवेटिव है तो इसमें ये वाली चीज कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगी। तो डेरिवेटिव के अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ फाई टी रह जाएगा। ये इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को अपन लोग डिवाइड करेंगे किससे? इससे, साई वेक्टर आर फाई टी, जो कि साई का वैल्यू थी। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय साई वेक्टर आर फाई टी। इस इक्वेशन सेकंड को इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो देखिए क्या आएगा, इसको जब इसको इससे डिवाइड किया तो फाई टी से फाई टी तो कट गया। यहां क्या बचा? 1 अपॉन साई वेक्टर आर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, बाहर था, ये बच गया अंदर। ये हटा देती हूँ। ठीक है, साई वेक्टर आर भी आएगा ना इसमें। यहां पे जब डिवाइड किया इसका, साई से इससे तो कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बच गया? इक्वेशन 3। नोट करो, नोट करो इसको। एक बार पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, समझा तो मैं साथ के साथ ही रही हूं। तो अब क्या
क्या करती हूँ मैं, लास्ट वाली से थर्ड वाली इक्वेशन को छोड़ देती हूँ, बाकी सब ऊपर का रब कर देती हूँ। देखिए इस इक्वेशन 3 को देखकर आपको पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो है साई वेक्टर आर, और आर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पोजीशन का फंक्शन है और राइट हैंड साइड जो है वो टाइम का फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव प्रेजेंट है और यहाँ पर पोजीशन वाला जो डेरिवेटिव होता है वो प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन left hand side is the function of position and right hand side is the function of time. And right hand side is the function of time. अब एक बात बताओ, ये तो दो अलग अलग चीजें, ये पोजीशन को ये टाइम को दोनों बराबर कैसे, ये दोनों बराबर तब होंगी जब दोनों की वैल्यू किसी एक ही कांस्टेंट के बराबर हो। जैसे मैं मान लूं ये x है ये y है, ये दोनों बराबर है, ये तो x अलग चीज है वो y अलग चीज है, ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ये दोनों ही किसी कांस्टेंट के बराबर हो। मान लो ये दोनों 3 के बराबर हैं तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू c, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, इन दोनों की वजह से x इक्वल्स टू y, x भी 3 के बराबर है y भी 3 के बराबर है, इस मतलब x बराबर y, बेसिक चीजें हैं बचपन की, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, these functions will be equal these functions है, these sides, functions मत लिखो, these sides, both sides है ना, these sides will be equal if इनकी वैल्यू किसके बराबर हो, किसी कांस्टेंट के बराबर हो, both are equal to some constant, if both are इक्वल टू अ कांस्टेंट, आ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों को एक ही कांस्टेंट के बराबर होना पड़ेगा। अब हम सोचें कि चलो कांस्टेंट ले लेते हैं, अब भाई मैं ये वो तो समझाने का तरीका है मैथ में 3 to 4, यहाँ पे कांस्टेंट अलग होते हैं, एनर्जी, मोमेंटम, और देखते क्या होता है वो हम लोग डिपेंड करेगा कि यूनिट क्या आ रही है। दोनों तरफ हम देखें तो यूनिट किस चीज की आ रही है, तो हम लोग उस यूनिट के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट लेकर चलेंगे। देखिए यहां पर देखो p²/2m एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी दोनों एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, यहां पे यूनिट चल रही है जूल, वेव फंक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। यहां आ जाओ, h क्रॉस की यूनिट क्या है, जूल इनटू सेकेंड, ये तो मतलब नहीं है, इनसे तो छोड़ो, ये तो दोनों इसकी यूनिट जो होगी वही इसकी होगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये क्या है, जूल इनटू सेकेंड, और इस टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, जूल, इधर भी यूनिट जूल, इधर भी यूनिट जूल, जूल एनर्जी की यूनिट होती है, इसका मतलब कांस्टेंट एनर्जी होगा, तो वही लिखेंगे, सिंस द डायमेंशन ऑफ बोथ टर्म्स, सिंस द डायमेंशन ऑफ both terms is equal to energy,
is equal to energy, then the constant will be denoted will be नहीं the constant will denote, b नहीं आएगा, then the constant will denote the total energy of system, will denote the total energy of the सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी को दिखाएगा, और एनर्जी भी कौन सी, टोटल एनर्जी। मैं इस लास्ट वाली लाइन को मिटा नहीं रही क्योंकि अभी ये काम भी देगी, ठीक है, तो इसीलिए इसको नहीं मिटा रही हूँ अभी भी, नोट करो इतना। तो ये किसके बराबर होंगी, ई के बराबर। फिर लिखना, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मैं इक्वेशन थर्ड को ऐसा कैसा लिख रखा है, आप अपना अलग से लिख लेना। ये किसके बराबर, किसी एनर्जी के बराबर दिखा दिया, ई के बराबर, और यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 4, नोट करो। ये बीच का गैप ऐसे छोड़ दिया है भाई, कर लेना। नोट करो इसको। मिटाते हैं इसको। अब एक बार तो इक्वेशन 4 का LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और एक बार RHS लेंगे। आप सोचोगे इसमें तो 3 टर्म है, LHS RHS क्या, तो समझो इसको, ये वाला टर्म पहले, इसको ई के साथ, फिर उस बीच वाले टर्म को ई के साथ, यूजिंग, या एक काम करते हैं ना, यूजिंग फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 होंगी ना, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स ऑफ इक्वेशन 4। ये ई के बराबर, वो भी ई के बराबर, तो फर्स्ट वाले को लो। ई, ये साई वेक्टर आर को उठा के ले रहा हूं वहां, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई वेक्टर आर प्लस वी वेक्टर आर साई वेक्टर आर इक्वल्स टू ई साई वेक्टर आर। तुम सोचो स्माइल क्यों कर दी है, मतलब इसीलिए कर दी क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते जब हो जाते हैं ना, और जो रिजल्ट आता है बड़ी खुशी सी होती है। तो वही है कि ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल किसके जैसा है, हमारी जो टाइम डिपेंडेंट थी ना उसी के जैसा है, बस चेंज देखो कहाँ आया है। वहां पे RT लिखते थे, RT लिखते थे, RT लिखते थे, RT लिखते थे, यहाँ T हटा दो। यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई वेक्टर आर प्लस वी आर साई वेक्टर आर इक्वल्स टू ई साई वेक्टर आर। यहाँ पे वो ई जो है वो लगाया है, ना कि टाइम डेरिवेटिव वाला टर्म आयोटा एच क्रॉस वाला लगाया है, वो नहीं लगाया है यहाँ पे, यानी कि एनर्जी जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। या फिर इसको अगर आप चाहो तो एक तरह से और कर देना, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी वेक्टर आर, बाहर क्या रहेगा, साई वेक्टर आर इक्वल्स टू ई साई वेक्टर आर। कोई भी रूप लिख दो, इसमें साई को अंदर ले रखा है, इसमें साई को कॉमन ले लिया, यहां पे लिख देना दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। कहीं टाइम नहीं आ रहा है इसमें,
दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। मैं ये लास्ट वाली लाइन नहीं मिटाऊंगी अभी, क्योंकि मुझे भी इसका एक पार्ट और सॉल्व करना है, तो आप मत लिखना बार बार। दोनों में से कोई भी, मैंने 2 डब्बे बनाए ना नीचे, तो भले ही तुम लास्ट वाले को मान लो, भले ही तुम लास्ट वाले को मत लिखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो करो यहां तक। अब कौन सी सेकंड और थर्ड टर्म यूज करेंगे? तो एक काम करती हूँ, यहीं से मिटा देती हूँ। हाँ, सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड लो, ठीक है। इसको उठा के ले जाओ वहां, आयोटा एच क्रॉस को ले आओ यहाँ। एक काम करते, उठा के मत ले जाओ, रुको रुको सबर, इसको इसके साथ रखो, इस डेल टी को और इसको यहां ले जाओ। डेल टी एक तरह से जाएगा, वहां डी टी हो जाता है ना। अब मिटा देती हूँ इसको, ठीक है। अब बाय इंटीग्रेशन, अगर मैं इसका दोनों तरफ क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, या एक काम और करते हैं, मैं बाय इंटीग्रेशन बाद में करती हूँ, पहले ये आयोटा एच क्रॉस वाले को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आयोटा कभी भी नीचे नहीं रहता, ऊपर नीचे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा डेल फाई टी अपॉन डेल फाई, नहीं 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 भाई गलती हुई है, रुको 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 लिखने में, यहाँ डेल फाई टी अपॉन फाई टी आएगा, डेल फाई टी अपॉन में फाई टी माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस डेल टी। अब करेंगे अपन बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। अब ये तो मैथ्स का काम है आपका, इंटीग्रेट करने का आता ही होगा आपको, तो मैं तो इसका रिजल्ट बताती हूँ कि क्या आएगा। इसका इंटीग्रेशन 1/x का log x, यहाँ पे आ जाएगा log फाई टी इक्वल्स टू, ये क्या है, इसका आएगा माइनस ई अपॉन एच क्रॉस, इसका t का करेंगे तो t प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से log में या फिर बिना log के ले लेते हैं, log c। इधर शिफ्ट करो, log m माइनस log n log फाई टी अपॉन c माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, यहां से फाई टी की वैल्यू क्या आएगी, लॉग उधर जाएगा तो e की पावर आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और यहां से c जो है इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इक्वेशन सी शायद 5th, यहां से अपने पास देखो, वहां पे साई का फंक्शन अलग से आया सेपरेट, यहाँ पे t का फंक्शन फाई टी जो है वो आया c e की पावर आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। माइनस में आ रहा है क्या, हाँ माइनस भूल गई मैं, माइनस c e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, नोट करो इसको। और अब टोटल वेव फंक्शन निकाल देंगे इससे, यहां से इसको देख लो एक बार, इधर से मिटा देती हूँ। एज हमें पता है वेव फंक्शन साई जो होता है वो होता है साई वेक्टर आर, इक्वेशन फर्स्ट थी, होता क्या है माना था हमने ये, तो क्या आ जाएगा, अगर हमें कोई वेव फंक्शन आर में दिया हुआ है सिर्फ,
और वो हमें कहे कि हमें उसमें टाइम फैक्टर इंक्लूड करना है, तो सिर्फ इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये c तो वैसे भी कांस्टेंट है, e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। जनरली साइड में लिख देना कि जनरली जो c होता है यानी जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग 1 लेकर चलते हैं, बिकॉज 1 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। दैट मीन्स जो वेव फंक्शन अगर अपन टोटल निकालें और हमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर दे रखा हो, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में वेव फंक्शन दे रखा हो, तो c को तो 1 कर दो, सिर्फ एक नया फैक्टर ऐड हो जाता है e की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। और अगर आप ये पावर पावर में कंफ्यूज होकर लिखने में गलती करो ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, साई वेक्टर आर टी इज इक्वल्स टू साई वेक्टर आर, ई की जगह लिख सकते हो आप एक्सपोनेंशियल, ये भी तो ई होता है ना, माइनस आयोटा, क्योंकि ये सही रहता है, पावर में कई बार क्या होता है ऐसा लगता है ऊपर नीचे, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी, ई इज एनर्जी, टी इज टाइम अपॉन एच क्रॉस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेव फंक्शन। दोनों में से जो मर्जी है दोनों में से वो लिख लो। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग जो श्रोडिंजर इक्वेशन है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो पढ़ेंगे, और बाकी के इसके इस श्रोडिंजर इक्वेशंस जो हैं इनके कई एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल ही आपके टॉपिक्स हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी एक टॉपिक दे दिया कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो उसके लिए श्रोडिंजर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशंस बताओ। तो वो आपके में एक टॉपिक भी है और इसका एक एग्जाम्पल भी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे इसको देख लेना जरा, ये ई है ना, थोड़ा सा सही कर देती हूँ मैं इसको, ये ई है, देख लेना।